देखें हम पहुंच गए थे। अच्छा, आयरनी ऑफ सिचुएशन, ड्रामेटिक आयरनी, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब वो कहता है कमेंट ऑन लार्किन टोन ऑफ आयरॉनिक डिटैचमेंट with detailed reference to at least 2 points. Ironic detachment, detachment कहते हैं being an observer, दूर खड़े कोई चीज ऑब्जर्व करना और उसके बारे में बात करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं खड़ी हूँ और रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और मैं कहती हूँ दूर खड़ी कि वो एक्सीडेंट इस तरह से हुआ था, उसमें इतने लोग जो हैं वो जख्मी हो गए थे और यूं 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 सारा, ये मैं बीइंग अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर बात करती हूँ। ठीक है, तो मैं जब दूर खड़ी किसी चीज के बारे में पॉइंट करूंगी तो इट मीन्स कि आई एम द डिटैच्ड ऑब्जर्वर। अब क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो टर्म उसने यूज किया है गौर से देखें इसको। वो कहता है लार्किन्स टोन ऑफ आयरनिक डिटैचमेंट। उसने कौन सी टोन ऑफ आयरनिक डिटैचमेंट जो है वो यूज की थी? ठीक है, आयरनिक यानी कि हम एक्सपेक्ट कुछ और करें और हो कुछ और जाए, सब कुछ दुनिया का उलट पुलट हुआ हुआ निजाम भाई। ठीक है, और वो डिटैचमेंट बीइंग एन ऑब्जर्वर कैसे बात करता है? तो आपने एनी टू ऑफ द पॉइंट जो है वो बताना है। हाँ जी क्लास बताइए आयरनिक डिटैचमेंट के बारे में, एनी टू ऑफ द पॉइंट्स। एक लाइफ को ऑब्जर्व करे कि लाइफ किस तरह से पास होकर खत्म हो रही है और हर बंदे को किस तरह से जाना है, और वो एक उस पे लोगों का रिस्पांस दिखा रहा है एज ऑब्जर्वर के लोग कुछ देर के लिए तो उस चीज को पॉन्डर करते हैं लेकिन फिर अपनी लाइफ में अपनी हर चीज में बिजी हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए था कि लोगों को अपनी लाइफ की वर्थ समझ आती कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन लोग फिर से ही अपनी यूजलेस लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो ये उसकी आयरॉनिकल डिटैचमेंट है कि वो खड़े होकर इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट एक टच के बाद क्या कर रहे होते हैं हम लोग और होता क्या है। ठीक है, और आयरॉनिक डिटैचमेंट क्या थी एम्बुलेंसेस में तहमीना? उसने ना एम्बुलेंसेस के अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया था, जो एम्बुलेंस के अंदर की दुनिया थी और एम्बुलेंस के बाहर की दुनिया थी। एम्बुलेंस के अंदर एक डेड मैन लेटा हुआ था, एक लाश थी, एक मैयत थी जो कि उसके अंदर पड़ी हुई थी, और जो एम्बुलेंस के बाहर थी वो दुनिया थी जो कभी वो इंसान था जो कि अंदर लेटा हुआ है एम्बुलेंस के अंदर। तो एक्चुअली ही इज कंपेयरिंग अ डेड मैन विद दैट, जो वहां पे जो लोग हसल एंड बसल में पड़े हुए थे, एंटरटेनमेंट में पड़े हुए थे, वो ये कह रहा था कि भाई यही वो इंसान था जिसने कभी अपने रिलेशंस निभाए थे, लाइफ को एंजॉय किया था, ये सारा कुछ किया था, ही इज डेड नाउ। ठीक है, तो वो ना तो वो रिलेशंस निभा सकता बट ही इज टोटली कट ऑफ, यानी कि उसके कहने का मतलब ये था कि हर चीज का अल्टीमेट एंड जो है वो डेथ होता है। लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम डेथ को भूल जाते हैं, बाकी हम सब कुछ कर रहे होते हैं। यानी कि हम मौत की तैयारी भूल जाते हैं, बाकी हम सब कुछ कर रहे होते हैं। मौत के बाद एक न्यू वर्ल्ड जो है वो स्टार्ट हो रही है, हम उसकी केयर नहीं करते, और बाकी ये दैट इज द आयरनिक डिटैचमेंट। और बाकी और मैं हाँ जी तहमीना। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे एम्बुलेंस जो है वो एक साइन ऑफ हॉरर है, और जब वो वहां से गुजर रही थी तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद लोग डरेंगे और मौत को याद करेंगे, लेकिन क्या था कि एम्बुलेंस जा रही थी, लोग अपनी जिंदगी में जो है वो मस्त थे, उन्हें इसके बारे में नहीं थी कि आज ये कोई जा रहा है एम्बुलेंस में तो कल हम भी इस जगह पे होंगे। एग्जैक्टली, उस सही कह रही हैं, उनको नहीं था कि ये जो एम्बुलेंस है कल हम इसमें भी हो सकते हैं। ये इसको कहते हैं इंसान की सेंस ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये डिफेंसिव सेंस ऑफ डिफेंस है ना, ये हर इंसान के अंदर होता है ना। कुरान मजीद में लिखा है ना इंसान जल्दबाज है। अच्छा, जब ये हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो हमें लगता है साथ वाली बाजी जो है वो या साथ वाली हमसाई वो जल्दबाज है, मैं नहीं। फिर कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जन्नत में जाने वाले बहुत कम होंगे, तो हमें लगता है वो सारे जन्नत में जाने वाले हम ही होंगे, साथ वाले सारे जहन्नुम में चले जाएंगे। तो बेटा ये इसको कहते हैं सेंस और डिफेंसिव सेंस ना इंसान की। इसी तरह बच्चा होता है ना, उसके आगे आके मामा आ जाती है, माँ ने बच्चे को मना किया होता तुमने मोबाइल नहीं यूज करना,
माँ सामने आती है, बच्चा पीछे मोबाइल छुपा लेता। तो अब बच्चे से आप ऑब्जर्व करें ना कि इंसान के अंदर कितनी डिफेंसिव पावर है, कि हर वक्त हम डिफेंस में पड़े रहते हैं। इसी वजह से हम जो है बड़ी, हमने ये इसलिए नहीं ये उसलिए किया था, तो हम हमेशा लॉजिक रीजंस और अपने आप को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। तो दैट इज द थिंग कि वो मौत जो वहाँ अंदर नजर आ रही थी, हर इंसान को लगता था मैंने नहीं मरना, बस ये मर गया, बस किसी का हिसाब किताब होना, हमारी अभी जिंदगी बाकी है। उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ आयरनी। अच्छा, लार्किन पॉइंट मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, व्हाट इम्पैक्ट डज दिस हैव ऑन रीडर। ठीक है, वो पर्टिकुलर से कैसे जनरल की तरफ, पर्टिकुलर कहते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वो फिर किस तरह से पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है। व्हाट इम्पैक्ट डज दिस हैव ऑन रीडर, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ रीडर में। पर्टिकुलर आंसर विद डिटेल ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ हिज टू ऑफ हिज पॉइंट। इसमें आप चर्च गोइंग को बहुत अच्छा, कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है चर्च गोइंग का, ठीक है, वो एक पर्टिकुलरली चर्च का ही सब्जेक्ट लेता है और फिर वो उसको एनालाइज करता है टुवर्ड्स द जनरल। और दूसरी तरफ जो है हम इसके अलावा मिस्टर ब्लीनी को भी ले सकते हैं, एम्बुलेंसेस को भी ले सकते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस को ले लें, 1914 को ले लें। ठीक है, कि किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर जो है इमेज या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेता है और फिर वो जनरल व्यू पॉइंट की तरफ जाता है। उसके बाद है हाउ डज लार्किन्स वर्स एक्सप्रेस अ डिटैच ऑब्जर्वेशन। और डिटैच ऑब्जर्वेशन यानी कि दूर खड़े एक डिटैच ऑब्जर्वर के तौर पे बात करना। तो अगर हम 1914 की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया वो एक पिक्चर देख रहा था ना, तो बीइंग अ डिटैच ऑब्जर्वर वो यहाँ पे बात करता है वर्स एक्सप्रेस, कि उसकी वर्स जो है, उसकी जो पोएम पोइट्री है वो किस तरह से एक्सप्रेस करती है एक डिटैच ऑब्जर्वेशन को। फिर उसके बाद है, हाँ जी आप बताइए क्या डिटैच ऑब्जर्वेशन थी। है ना कि आप दूर खड़े एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल वो दूर खड़ा एम्बुलेंस को जो है वो ऑब्जर्व करता है, चर्च में वो जाता है, बीइंग अ क्रिश्चियन नहीं जाता, वो बीइंग अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर जाता है। ठीक है, वो ऐसे ऑब्जर्व उसको करता है, उसको एट दैट टाइम हम ये नहीं कहेंगे कि वो कोई क्रिश्चियन था तो वो चर्च गया था, वो एक आम इंसान था जिसको चर्च की नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में नहीं पता था। तो वो इस तरीके से उसको जो है उसके अंदर हम उसकी थ्रू इमेजेस एक्चुअली हम उसकी डिटैच ऑब्जर्वेशन देखते हैं। फिर है कमेंट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन लार्किन्स पोइट्री। इसमें लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज, उसने कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की, उसने एपिफेनी यूज की, आयरनी यूज की, उसने अर्बन लाइफ को जो है सटायर किया, और फिर उसने उसकी एंटी रोमांटिक पोइट्री थी। ये सारा कुछ यूज ऑफ लैंग्वेज में इसके आ जाएगा कि उसने क्या क्या, और उसका स्टाइल कि किस तरीके से उसने क्या क्या यूज किया था, स्पेशली द लिटरेरी टर्म्स ही हैज यूज्ड इन लार्किन्स पोइट्री। अच्छा, इन व्हाट वेज आर चर्च गोइंग 1914 रीडिंग ऑफ द पोस्ट वॉर इंग्लैंड। चर्च गोइंग और 1940 की रीडिंग्स जो है वो पोस्ट वॉर इंग्लैंड की हैं। पोस्ट वॉर कहते हैं वॉर के बाद, ठीक है। तो पोस्ट वॉर इंग्लैंड, मैंने आपको बताया वॉर से पहले का इंग्लैंड और वॉर के बाद का इंग्लैंड, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था। चर्च गोइंग का इम्पैक्ट जो है, यानी कि वॉर के बाद ना लोग निहिलिस्टिक हो गए थे, मतलब वो इतने ज्यादा पैसिमिस्टिक हो गए, इतने ज्यादा नाउमीद हो गए, इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से वो इतने ज्यादा डिवेस्टेटेड हो गए कि उनको लगता था जैसे गॉड है ही नहीं। और उन्होंने फिर चर्च को या रिलीजन को जो है बस एक तबर्रक के तौर पे, आर्म्स के तौर पे लेना शुरू कर दिया था, और इसके अलावा या रिचुअल के तौर पे वो चर्च जाते थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और 1914 जो है उसकी रीडिंग जो है वो पोस्ट वॉर इंग्लैंड की है, यानी कि दैट इज द डीप फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट द 1914, स्पेशली एट द एंड, जब वो कहता है ना कि नो इनोसेंस सीन अगेन लाइक दिस, ना कि भाई इस तरह की इनोसेंस दोबारा नहीं होनी चाहिए। यानी कि लोग मरने लड़ने को तैयार हैं, लेकिन पीछे जो उनका एम है वो उनको पता नहीं है, दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर द इंग्लैंड। और वो जो उनकी पेट्रियोटिज्म है दैट इज फॉर जस्ट वो डिस्ट्रक्टिव है, उसका फायदा कोई भी नहीं है। उसके बाद है विद डिटेल रेफरेंस टू एनी टू लार्किन पोएम शो हाउ ही प्रेजेंट्स इंटीरियर एंड टू व्हाट एंड। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है कोई सी दो लार्किन की पोएम के हिसाब से आप बताएं कि किस तरीके से वो इंटीरियर्स को जो है वो शो करता है, अंदर की कहानी को कैसे शो करता है, और उसका एंड क्या होता है।
अंदर की कहानी वो यही शो करता है कि भाई इंग्लैंड और अर्बन लाइफ जो है वो होलो फ्रॉम इनसाइड है, और उसका जो एंड है वो डिवोस्टेशन है, डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, पैसिमिज्म है, निहिलिज्म है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो वो हमेशा एक सब्जेक्ट को लेता है, उसमें चर्च गोइंग आ जाता है, उसमें आपकी 1914 आ जाती है, आपकी मिस्टर ब्लीनी एंड आपकी एम्बुलेंसेस, उसमें आप उसके इंटीरियर्स को बयान करेंगे, एंड देन आप उसको बयान करेंगे कि वो जो इंटीरियर्स हैं टू व्हाट एंड, यानी कि वो कहाँ पे लीड कर रहे हैं, टू व्हाट एंड, यानी कि दैट लीड्स टू डिस्कशन, मतलब डिस्ट्रक्शन, और नो प्रोग्रेस इज सीन, जस्ट डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का, और नथिंग एल्स। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। वॉर की यानी कि इसमें पूछा क्वेश्चन में, हम्म लेकिन वो ब्लिनी वो लार्किन है, वो हमेशा से उसने जो बात की है उसने उस पोएम में प्री वॉर की बात की है, तो कि उससे पहले के हालात क्या, और फिर वो यानी कि अपने शुकूक को शबात का इजहार करता है कि इस तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और इनोसेंस नहीं रहेगी, और ये पोस्ट वॉर फिर किस तरह से होगा। बेटा वो एक्चुअली मैंने आपको बताया 1914 एक तस्वीर देखता है वो वर्ल्ड वॉर 1 की, ठीक है, और वो उस तस्वीर को लेके वो बयान करता है कि इस तस्वीर में लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं, लेकिन एट द एंड वो ये कहता है कि मतलब क्योंकि उसने खुद वर्ल्ड वॉर 2 जो है अपनी आंखों से देखा था, वो आई विटनेस था, तो उसने वो सारी डिस्ट्रक्शंस देखी थी। उसने कहा ये जो इस तस्वीर के अंदर जो लोग खड़े हैं ना, इनको ये भी नहीं पता कि ये जिस कॉज के लिए खड़े हैं उसका एंड डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो फिर वो बताता है कि एंड उसका सिवाय डिस्ट्रक्शन के और कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि उसने ये जितनी भी पोइट्री लिखी बेटा वो पोस्ट वॉर इंग्लैंड के ही बारे में लिखी। अब वो जिस हालात में था वो एक्चुअली पोस्ट वॉर इंग्लैंड ही था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी जब उसने ये पोइट्री लिखी थी, तो वो उसका पोस्ट वॉर ये उसकी कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ना। अगर तो हम प्री वॉर कॉन्सेप्ट देखें तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा थी, लोग कहते थे कि हम अपने मुल्क के लिए मरने को तैयार हैं, लेकिन उनको अपनी मेन कॉज नहीं पता थी कि हम क्यों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सिर्फ मतलब अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए लड़ना कोई लड़ना थोड़ी होता है, या अपनी पार्ट्स को बढ़ाने के लिए लड़ना कोई लड़ना थोड़ी होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई इंग्लैंड जो है वो अपनी वो स्टीम वो आफ्टर जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दोनों खो चुका है। तो वो कहता है कि ये मतलब क्या फायदा हुआ है ऐसी जंग का कि जिसमें ना सिर्फ जो है शहर जो है वो बयाबान हो गए, और बल्कि जो हमारे जो सिटीज हैं, गांव हैं, वो भी जो है विदाउट फसलें और विदाउट क्रॉप्स एंड दैट्स ऑन, इवन लैमोजीन्स भी जो थी वो जो है वो ऐसे हो गई थी क्योंकि लोग तो जंग लड़ने चले गए थे। तो मतलब इवन अगर बहुत सारे शहीद भी हुए तो उसके बाद जो है उनको देखने वाला कोई भी नहीं था, यानी कि देयर वाज ओनली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो वो एक सिनेरियो क्रिएट करता है, और वो जो है पोस्ट वॉर वर्ल्ड को जो है ये मैसेज देने की बात करता है, मैसेज देता है कि अब इस तरह की जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो तो गई है, वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गई, तो ये उसका पोस्ट वॉर एक एस्पेक्ट है कि भाई अब ये दोबारा इस तरह की जंग नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली वो एक मैसेज देता है। तो यहाँ पे वो कहता है ना इन व्हाट वेज चर्च गोइंग इन 1914, और चर्च गोइंग जो पोस्ट वॉर, अगर आपने हेमिंगवे का वो पढ़ा है, आप लोगों के अमेरिकन लिटरेचर में थी एक बुक हेमिंगवे का जो नॉवल था, जहन से निकल गया वो, जिसमें हीरो का नाम जॉर्डन था, और बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, क्या था, बड़ा इजी सा नाम था, फॉर होम द बेल टोल्स। उसके अंदर देखिए ना उसने पोस्ट वॉर दिखाया, मतलब एक वॉर दिखाई है कि लोग जो है निहिलिस्टिक हो जाते हैं, नो गॉड कॉन्सेप्ट आ जाता है उनके अंदर, पैसिमिस्टिक हो जाते हैं, डिवोस्टेटेड हो जाते हैं, उनकी सोच जो है वो बिखर जाती है, वो डिस्ट्रॉयड एंड डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं सोचते। तो सेम इज द केस विद द पोस्ट वॉर इंग्लैंड, कि वो इतने ज्यादा मतलब पैसिमिस्ट हो गए थे, इतने ज्यादा वो नाउमीद हो गए थे कि उन्होंने चर्च को भी जो है ना एक मतलब उनको चर्च में भी नाउमीदी ही नजर आती थी, बल्कि जब वो नाउमीद हो जाते थे तो रिचुअल के तौर पे वो वहाँ पे औरतें जो है वो पत्थरों को पूजना शुरू कर देती थी, या वो तबरकात लेने आती थी, तो रेलिक्स जिसे कहते हैं।
इंग्लिश के अंदर, रेलिक्स और आर्म्स और ये सारी चीजें, बस चर्च इन्हीं चीजों का नाम बन गया था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये इस वजह से रीडिंग्स ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड की वो बात करता है कि वो एक्चुअली जंग के बाद एक किताब देख रहा होता है ना, तस्वीरें देख रहा होता, उसमें कहीं वो एक तस्वीर देखता है, फिर वो उसको उसकी डीप ऑब्जर्वेशन करता है, जिसको हम कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, तदब्बुर और तफक्कर कहते हैं। फिर वो उसको डिस्क्राइब करता है कि भाई ये चीज थी और ये अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैमूना हो गया क्लियर? एक और पूछना था मैंने क्वेश्चन। जी मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा। या वो क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किया था कि रोल ऑफ डाउट एंड कंटेम्पलेशन। जो रोल ऑफ डाउट है वो पोइट के अपने बारे में है ना, कि वो शुरू में वो यानी कि उसकी चर्च के बारे में कहता है कि ये अनइम्पोर्टेंट है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एंड पे वो इस चीज में डाउट होता है कि अगर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी तो फिर जो है वो इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना शुरू कर देता है चर्च के बारे में, और उसकी कहते हैं कि मैरिजेस और ये डेथ्स वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस बारे में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, मैं चलिए ये भी बेटा मैमूना आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना रोल ऑफ डाउट एक्चुअली उसके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट द चर्च, कि चर्च अभी प्रेजेंट में किस चीज का स्लोगन है और पास्ट किस चीज का, मतलब वो एक डिटैच ऑब्जर्वर है। आप उसको ये ना समझे कि उसको चर्च के बारे में कुछ पता है, वो तो अपनी साइकिल लेके आता है, बाहर ला के खड़ी कर देता है। हम कहते हैं ना लार्किन की पोइट्री है वो डिटैच ऑब्जर्वेशन है। डिटैच ऑब्जर्वेशन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि मेरा इस बिल्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बाहर खड़ी किसी, फॉर एग्जाम्पल हम किसी बाहर मकान, किसी के मकान के बाहर खड़े हो जाते हैं तो हम क्या सोचेंगे, भाई इसके अंदर कितने लोग रहते होंगे, कौन रहता होगा, ऐसे ही है ना। तो देयर आर सम स्केप्टिकल थॉट्स, में भी हो सकता है वो घर जो है किसी वीराने में हो, मैं और ज्यादा डर जाऊं कि अंदर जिन भूत तो नहीं है, राइट। तो सेम इज द केस विद हिम। वो जो चर्च गोइंग के अंदर वो दिखाता है ना, वो एक ऐसा इंसान होता है जिसको चर्च का अता पता कोई नहीं होता। ठीक है, वो एक बिल्डिंग के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और उसको चर्च कहते हैं। ठीक है, और वो एकदम से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि भाई ये बिल्डिंग क्या है ना, तो वो उसकी ईच एंड एवरी इमेज को हाथ लगा के, उसकी हर जगह को हाथ लगा के वो अंदाजा करता है कि अच्छा यहाँ पे फूल भी बिखरे हुए हैं, यहाँ पे जो है वो रोस्टम है, वहां पे वो एंडेथ कहता है सिवाय इसके कि आमीन। जैसे हमारे रोजे खत्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो शुक्र है रोजे खत्म हो गए, चलो भाई चलो अब शुक्र है कल ईद है, शैतान छूट गया जी छूट गया। हम ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जैसे ही रोजे एंड होते हैं। ऐसे ही है ना, हम ये नहीं अल्लाह ताला से दुआ करते कि या अल्लाह मेरे रोजे कबूल करना, मेरी ये नेकी जो है इसको दायमो कायम रखना, मैंने 30 दिन तेरी खातिर जो है बुराइयां छोड़ी हैं, तो मुझे तौफीक देना कि मैं सारा साल तेरे रास्ते में बुराइयां छोड़ दूं। तो हम ये नहीं कहते, हम कहते वो शुक्र है रोजे खत्म हो गए, अब कल ईद है, नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो वो भी इसी तरह करता है, वो कहता है आमीन कहने की बजाय वो भी एंडेथ कहता है, यानी कि हम एज रिचुअल रोजे रख लेते हैं, उसके बाद हमारी जान छूट जाती है। सेम इज द केस, सलाम फेरा 8 बजे वाले ड्रामे के आगे जाके बैठ गए, या फिर व्हाट्सएप खोल के बैठ गए, कितने मैसेजेस आए, है ना। तो इवन अभी हमारा वो तैयारी शुरू होती है और प्लानिंग शुरू हो जाती है, हाय सलाम आने वाला है, इसके बाद मैंने क्या क्या करना है। तो ये इस तरह की तो हमारी इबादतें हैं, टकरे मार के हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो वो दिखा रहा था कि मतलब उसने भी इबादत तो की लेकिन रिचुअल के तौर पे की, इसलिए उसने जल्दी जल्दी जान छुड़ाई। तो ये सारी चीजें उसने वहां पे दिखाई। तो बेटा दीज आर द, हम इसको स्केप्टिसिज्म भी कहेंगे, हम उसको उसकी क्यूरियोसिटी भी कहेंगे। फिर नॉर्मली जो न्यू वर्ल्ड होता है ना, नई दुनिया के जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग थे, मेरे दादा ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, ठीक है, और वो भी बरतानिया की फौज में थे। तो 4 भाई थे, चारों बरतानिया की फौज में, ठीक है। तो वो नाना वो बताया करते थे, तो हम क्योंकि न्यू जनरेशन थे ना, हम पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो वी ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा क्यूरियस होती थी, तो नाना वो कहानियां सुनाया करते थे ना, उनके पास हम कमरे में जाके बैठ जाते थे, नाना वो शुरू हो जाते थे। आई वॉज इन 6 जब 1996 की बात है, नाना वो की डेथ हुई। उससे पहले हमने सारे अंग्रेजों की कहानियां सुन ली थी, सारी सिखों की, हिंदुओं की, वहां पे क्या होता था। इवन नाना को यहाँ तक पता था कि वो खाते क्या थे, वो कौन बड़े शौक से खाते थे।
तो ये चीजें वो नाना अबू बताया करते थे कि भाई हम इस तरह से लड़ते थे और ये था वो था। लेकिन फाइट फॉर विच कॉज? ये न्यू जनरेशन जो पोस्ट वॉर जनरेशन होती है ना, जो हम लोग हैं, जिन्होंने अपने बड़ों से ये कहानियां सुनी होती है, मेरे जहन में हमेशा एक ही क्वेश्चन आता था, नाना वो फिर जंगी होती क्यों है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, तो एक्चुअली मुझे भी यही नजर आया, सिवाय डिस्ट्रक्शन के तो कुछ भी नहीं मिला होगा, कितनी किलिंग्स हो गई होंगी, कितना कुछ हो गया होगा। तो ये सारी चीजें थी जो कि दिखाई गई। असल में बेटा अब की जो जनरेशन है ना, हमारे तो इन्होंने सारा हिस्ट्री सफाया कर दिया ना पाक स्टडीज में। हम लोग जो अपनी हिस्ट्री में पढ़ा करते थे, जब पाक स्टडीज हम लोग पढ़ा करते थे बहुत छोटी क्लासेस में, जो पुराना जो सिलेबस था जो हम लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ा है, उसमें बेटा ये सलीबी जंगें, ये सारी चीज़ें, ये बार बार हिस्ट्री दोहराई जाती थी, तो हमें पता थी। आप लोगों को एक्चुअली इसलिए ये सारे सब्जेक्ट्स न्यू लगते हैं क्योंकि आप लोगों ने ना इन चीज़ों को पढ़ा नहीं है। और मैं अपने बेटे को कहती हूँ, मैं क्या तुम्हारी तो स्टडी जो है ना बिल्कुल हलवा है, हमारे ज़माने में ये होती था, हम तो कहाँ से काम होते। तो वो मैं उसको मैं कही तुम्हारे तो थ्योरम्स ही थोड़े हो गए। तो वो हंसता है कभी कभी, नहीं मामा हमारे ज़्यादा है। मैं क्या, नहीं भाई रहने दो। तो वो फिर खैर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का, एनीथिंग?